सो वेलकम बैक गाइस। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। बिल्कुल सर, बहुत जोरों शोरों से पढ़ाई चल रही है सर, इस बार तो पक्का निकालना है। चलो आओ जरा, हम क्या कर रहे थे सर, हम कर रहे थे लेबर कॉस्टिंग की रिवीजन। और सर हमने उसमें 8 कॉन्सेप्ट तक तो पढ़ लिए थे, अब हमें कॉन्सेप्ट नंबर 9 पढ़ना है जिसका नाम है एफिशिएंसी रेटिंग प्रोसीजर। और ये आपका एफिशिएंसी रेशियो जैसा ही है जो हमने रेगुलर क्लासेस में सीखा था। ठीक है, आओ जरा पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है इसमें, चलिए गाइस मेरे साथ साथ आ जाइए। एफिशिएंसी रेटिंग प्रोसीजर कॉन्सेप्ट नंबर 9 है, लेबर कॉस्टिंग की रिवीजन हम कर रहे हैं सर। सबसे पहले पढ़ो क्या लिखा है। कह रहा है द मेन एम, कह रहा है जो मेन एम है ऑफ कंट्रोल ओवर द कॉस्ट, कह रहा है कि कॉस्ट को कंट्रोल करने के जो हमारा मेन एम है इज टू कीप लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउट लो एज पॉसिबल। मतलब कह रहा है कि लेबर कॉस्ट पर यूनिट हमारा कम से कम होना चाहिए। यही तो क्या होता है मेरा, कॉस्ट को कंट्रोल करना। ठीक है, फिर कह रहा है लेबर कॉस्ट कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट, हम ढंग से एम्प्लॉयमेंट करेंगे। आफ्टरवर्ड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स, पहले तो आपको ढंग के लोग, स्किल्ड लोगों को रखना है, फालतू लोगों को नहीं रखना है। उसके बाद उनको ग्रूम करके ठीक ठाक से उनको ट्रेनिंग देके आपको चीजें सिखानी भी है। efficiency is usually related to performance and may be computed by comparing time taken with standard time allotted to perform the job। यानी सर कहने का सिंपल मतलब ये है कि भैया कितना टाइम अलाउ करा गया था स्टैंडर्ड में, कितना टाइम आपने लिया, उसके हिसाब से हम एफिशिएंसी निकालेंगे। और एफिशिएंसी रेशियो हमने पहले ही सीखी हुई है। यही एफिशिएंसी रेशियो को हम परसेंटेज में निकालेंगे तो ये एफिशिएंसी रेटिंग प्रोसीजर बन जाएगा, और कुछ नहीं है। और एफिशिएंसी रेशियो मैंने आपको सिंपल बताई थी कि भाई कितना टाइम आपको दिया हमने, उसको ऊपर लिखोगे, और कितना टाइम आपने लिया उसको नीचे लिखोगे। और इसके लिए मैंने आपको शाहरुख खान वाला बताया था, एस एच वाला, यानी कि एस एच से था और ए एच, शाह, एस एच ए एच। तो एस एच ऊपर और ए एच नीचे, यानी कि स्टैंडर्ड टाइम और डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम, ऐसे करके। तो इंटू 100 करोगे तो क्या आएगा सर, इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगा एफिशिएंसी रेटिंग प्रोसीजर। यार सिंपल बात है, एफिशिएंसी निकालनी है और कोई नहीं है। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं और इससे समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। देखो ये हमारा एफिशिएंसी रेशियो, कि भैया हमें ढंग के लोगों को हायर करना है। देखो ये गिरगिर्दन घाट वाले को। फिर कह रहा है स्टैंडर्ड टाइम में काम कंप्लीट करना होता है, लेकिन इंप्लॉय ने उससे कम टाइम में काम कंप्लीट कर दिया, मतलब इंप्लॉय एफिशिएंट है। इन केस ही मेक्स मोर टाइम देन स्टैंडर्ड टाइम, तो इसका मतलब वो इनएफिशिएंट है। आओ, तो ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल तो हम नहीं करेंगे, हम सीधा क्वेश्चन पे आएंगे। सर क्वेश्चन नंबर है सर 14, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर, आपके सामने पढ़िए जरा। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट द वेज ऑफ 3 वर्कर, 3 वर्कर है, अमर, अकबर, एंथोनी। कैलकुलेट द एफिशिएंसी रेटिंग, पीस रेट जो है 40 पैसे पर यूनिट के इनको मिलते हैं। स्टैंडर्ड आउटपुट जो है वो 30 यूनिट एक दिन के हैं ऑफ 8 आवर्स, यानी एक दिन में 8 घंटे काम होगा, और एक एम्प्लॉई एक दिन में 30 यूनिट बना देना चाहिए, जिसके उसको 40 पैसे पर यूनिट मिलेंगे। कह रहा है कि आउटपुट अमर ने तो 24 बना दिए, यानी हमने कहे थे 30 बनाने, अमर ने बनाए 24, अमर इनएफिशिएंट है। अकबर ने 27 बनाए, इनएफिशिएंट है। एंथोनी ने 26 बना दिए, सर क्या है, एफिशिएंट है। लेकिन सर यहाँ पे टाइम भी है, देखो यहाँ पे टाइम है। अमर ने तो पूरे 8 घंटे लगाए, अकबर ने 7 घंटे लगाए, और एंथोनी ने 9 घंटे लगाए। इसका मतलब यह है कि सर अगर मैं सिर्फ यूनिट देख के बात करूंगा, मैं यूनिट देख के बात करूंगा तो मुझे लगेगा कि सबसे अच्छा तो एंथोनी है। एंथोनी ने भाई देखो 30 यूनिट का हमने कहा, उसने 36 यूनिट बना दिए। लेकिन यहाँ ये भी तो देखो भाई, 30 यूनिट हमने कितने घंटे में कहे, 8 घंटे में। उसने 36 यूनिट कितने घंटे में बनाए, 9 घंटे में। स्टैंडर्ड से ज्यादा उसने क्या ले लिया, टाइम ले लिया। तो मुझे इनकी एफिशिएंसी निकालनी है। आओ जरा एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे सर, बड़ा सिंपल है। देखो स्टैंडर्ड है हमारा कि 8 घंटे में 30 यूनिट बन जाने चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं पहले बात करता हूं किसकी, मैं बात करता हूं अमर की, तो अमर ने 24 यूनिट बनाए।
भाई 8 घंटे में सर 30 यूनिट बन जाने चाहिए, दैट इज अवर स्टैंडर्ड। अमर ने 24 यूनिट बनाए, तो 24 यूनिट के लिए क्या स्टैंडर्ड टाइम होगा? सर सिंपल है ना, दोनों जगह 24 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों जगह 24 से मल्टीप्लाई कर दो। अब मुझे क्या चाहिए सर? मुझे चाहिए 24 यूनिट के लिए, तो ये 30 यहां टपक के नीचे आ जाएगा, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइड बाय 30, ये कितना आ जाएगा हमारा? जरा चेक करके बताओ सर। ये हो गया हमारा 6.4 आवर्स, यानी कि हमारा जो स्टैंडर्ड निकला कितने कितने यूनिट्स के लिए सर? 27 यूनिट, सॉरी 24 यूनिट के लिए, 24 यूनिट्स के लिए टाइम जो स्टैंडर्ड है वो कितना है? 6.4। अब बताओ जरा एफिशिएंसी कितनी हुई सर? स्टैंडर्ड टाइम है 8 घंटे, सॉरी टाइम लिया उसने कितना? 8 घंटे, एक्चुअल टाइम लिया 8 घंटे, स्टैंडर्ड टाइम है 6.4 घंटे। तो क्या ये एफिशिएंट है? नहीं सर। जो काम 6.4 घंटे में हो जाना चाहिए था उसके लिए उसने 8 घंटे लिए, यानी उसकी एफिशिएंसी कम है, 100 से कम है, मतलब इन एफिशिएंट है, मतलब इन एफिशिएंट है। अच्छा, वही दूसरी ओर हम बात करते हैं किसके? अब अकबर की। तो अकबर ने कितने यूनिट बनाए सर? अकबर ने बनाए 27 यूनिट, लेकिन टाइम लिया 7 घंटे। तो भैया 7 घंटे में कितने यूनिट बन जाने चाहिए? तो यहाँ पे मैंने ये करा, भाई 30 यूनिट के लिए 8 घंटे का टाइम दिया, तो 27 यूनिट के लिए हो गया सर 2.7। ऐसे ही एंथोनी ने स्टैंडर्ड टाइम कितना हो गया सर इसका? 9.6। अब इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं। सर अकबर ने 7 घंटे में काम कर दिया, जो कि 7.2 यानी 7.2 आवर्स में जो काम होना चाहिए था, ये एक्चुअल है, ठीक है, सॉरी ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है। भाई स्टैंडर्ड जो हमने टाइम दिया एक्चुअल में उसने कम टाइम में कर दिया, इसका मतलब एफिशिएंट है, 100 से ऊपर आया तो एफिशिएंट है। सेम एंथोनी, भाई एंथोनी ने हमने जो स्टैंडर्ड टाइम दिया, कितना टाइम दिया सर? 9.6, पर एक्चुअल कितने घंटे में कर दिया? 9 घंटे में। तो ये भी क्या है सर? एफिशिएंट है। क्या है ये? एफिशिएंट है। होप सो आपको समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा है तो ये एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बता देना कि क्या आपको अच्छे से समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या अगर मुझे कुछ में कुछ और बदलाव करने हैं अगर आपको लगता है तो वो मैं करूं, ठीक है। चल आओ जरा कॉन्सेप्ट नंबर 10 पे आते हैं, इंप्लॉय टर्नओवर। इंप्लॉय टर्नओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंप्लॉय टर्नओवर का। एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी हम करेंगे इसमें, ठीक है, मतलब इसी चैप्टर में आगे। आओ जरा इंप्लॉय लेबर टर्नओवर, इंप्लॉय को छोड़कर चले जाना। इंप्लॉय हमारा हमें छोड़ के चला गया। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि जैसे मेरी चार्टेड अकाउंटेंट फर्म है, तो हमारे यहाँ पे जैसे 6 एम्प्लॉयज थे, तो 6 में से एक गया पहले, उसने कहा सर मुझे कोई इशू है घर का जो भी है, हमने कहा ठीक है भाई चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो गया। उसके दूसरे महीने दूसरा चला गया, उसके एक महीने तीसरा चला गया। तो जनरली क्या होता है, एक चेन बन जाती है, एक चेन रिएक्शन शुरू होता है। जब एक एम्प्लॉय निकलता है ना, तो वो बाकी एम्प्लॉय से तो टच में रहता है, फिर वो दूसरी जगह पे जाता है तो उसको गुणगान करने शुरू कर देता है, अरे यहाँ बहुत अच्छा है, यहाँ ज्यादा सैलरी मिलती है, जहाँ कम टाइम देते हैं, यहाँ पे काम सही तरीके से होता है, ये सब चीजें वो करते हैं। तो मेन जो है, देखो एम्प्लॉय को मेन क्या चाहिए, आप भी जब सीए बन जाओगे और अगर आप जॉब में जाओगे तो आपके लिए भी जरूरी है, और मैं सबको ये कहता हूं कि आप शिफ्ट करो, मतलब स्विच करो, क्योंकि जितना जल्दी आप स्विच करोगे उस हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ जाती है, और सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सैलरी आपकी बढ़ती है, यानी डबल भी हो जाती है कहीं केसेस में। तो इसलिए लेबर हमें, ठीक है, हालांकि हम तो अपनी बात कर रहे हैं, हम एम्प्लॉय हैं, हम तो बड़े लेवल पे आते हैं, लेकिन हम लेबर की बात कर रहे हैं, लेबर जो हमें छोड़ के चला जाएगा, तो कितना वो छोड़ के जाएगा, उसकी क्या परसेंटेज है, उसका क्या चीजें हैं, वो हमें इसमें सब पढ़ना है। देखो दिस सिंपली मीन्स द नेट डिपार्चर, इंप्लॉय चला गया, डिपार्चर ऑफ इंप्लॉइज ओवर ए डिफाइंड पीरियड। इट इज द रेट का मतलब होता है सर परसेंटेज ऑफ चेंज, कितना चेंज आया इन कॉम्पोजिशन ऑफ इंप्लॉय, यानी पहले कितने इंप्लॉय थे, कितने चले गए, कितने आप और लेकर आए, उनका जो कॉम्पोजिशन है उसमें क्या चेंजेस आए, उसका परसेंटेज। इंप्लॉय फोर्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम पीरियड स्पेसिफाइड होना चाहिए। मेजर्ड अगेंस्ट सूटेबल इंडेक्स, और उसको हम एक सूटेबल इंडेक्स से मेजर करेंगे। जब तक मेरे पास मेजरमेंट टूल नहीं होगा तो मैं कैसे मेजर कर पाऊंगा कि कितना था, कितना होना चाहिए था। कह रहा है 3 मेथड फॉर कैलकुलेटिंग लेबर टर्नओवर। 3 मेथड है हमारे पास, कौन कौन से हैं सर? सबसे पहले है रिप्लेसमेंट मेथड। इसमें क्या होता है सर? इसमें सिंपल है,
एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग द पीरियड में से कितने न्यू वर्कर्स ने ज्वाइन किया। बात समझो, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर जो मेरे पास है उनका एवरेज कर दो ड्यूरिंग द पीरियड, उसमें से कितने नए वर्कर हैं, उसमें से कितने के आपके नए वर्कर, उसका परसेंटेज निकाल दो। तो मैं एवरेज वर्कर लूंगा, ठीक है, और ऊपर ले लूंगा नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट यानी कितने नए आए इनटू 100, तो ये मेरा आ जाएगा क्या, रिप्लेसमेंट मेथड। यानी सिंपल है, रिप्लेसमेंट ले लिया तो रिप्लेसमेंट मेथड हो गया। उसके बाद है सर अगला सेपरेशन मेथड, मतलब जो हमें छोड़ के चले गए। तो सिंपल है सर, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग द पीरियड में से कितने हमें छोड़कर चले गए, तो एवरेज हमारे कितने हैं उसको डिवाइड कर दूंगा किससे, नंबर ऑफ सेपरेशन हमारे जो है इनटू 100, तो हमें ये पता चल जाएगा कितने परसेंटेज न्यू आए इस वाले से और कितने परसेंटेज ओल्ड वाले जो है वो चले गए। बात समझो, दोनों में क्या है, रिप्लेसमेंट में है कितने प्रतिशत नए आए, सेपरेशन में है कितने परसेंटेज पुराने चले गए। फिर है फ्लक्स मेथड, ये दोनों का जुड़वा जोड़ के बनाया गया है, मतलब रिप्लेसमेंट और ये सेपरेशन दोनों को ले लो। कह रहे हैं एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग द पीरियड में से कितने छोड़कर गए प्लस कितने न्यू ज्वाइन करा, तो नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय 2, याद रखना यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा, फिर इसको डिवाइड करना है किससे, एवरेज से। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात नोट, नंबर ऑफ असेशन, यानी कि असेशन का मतलब है नई ज्वाइनिंग, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सर नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट प्लस नंबर ऑफ न्यू ज्वाइनिंग। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है एक इंप्लॉय को यहां से निकाल के दूसरी जगह डाल देना, दैट इज रिप्लेसमेंट। न्यू ज्वाइनिंग मतलब ये पहले था ही नहीं, अब इसको लेकर आए हैं, तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हम क्या कहते हैं उसको, हम कहते हैं उसको न्यू असेशन। क्या कहते हैं, न्यू असेशन। यानी आपको ये याद रखना है क्वेश्चन में अगर न्यू असेशन आ रहा है, अगर न्यू असेशन आ रहा है तो उसमें रिप्लेसमेंट और न्यू ज्वाइनिंग दोनों इंक्लूड होंगे, ठीक है। और मुझे यहां पे निकालने के लिए सिर्फ क्या चाहिए सर, मुझे चाहिए रिप्लेसमेंट। क्या चाहिए, रिप्लेसमेंट। आओ जरा पढ़े आगे। फिर आगे आता है सर इक्विवेलेंट एनुअल रेट, इसका मतलब क्या है, अगर डेटा एक साल से कम का है, याद रखना अगर हमारा जो डेटा है वो एक साल से कम का है, तो एक साल में कन्वर्ट करने के लिए, एक साल में कन्वर्ट करने के लिए इक्विवेलेंट एनुअल रेट मुझे निकालना पड़ता है। आओ पढ़ो जरा क्या लिखा है, इफ डेटा इज फॉर अ पीरियड अदर देन अ ईयर, यानी एक साल के अलावा है, 2 साल भी हो सकता है, 1.5 साल भी हो सकता है, 6 महीने हो सकता है, 3 महीने हो सकता है, the employee turnover rate so computed may be converted into equivalent annual employee turnover। कैसे निकलेगा ये सर, बड़ा सिंपल है, देखो हम ऊपर लिखेंगे employee turnover rate कितना है, ठीक है, ये हो सकता है कि ये 6 महीने का हो, ये 1.5 साल का हो, ये 2 साल का हो, मुझे इसको इक्विवेलेंट एनुअल रेट में बनाना है। इसको डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ डेज इन द पीरियड, यानी कितने डेज हैं, तो एक दिन का निकल आएगा या महीने का निकल आएगा, और मल्टीप्लाई कर दूंगा 365 डेज से या मंथ से या वीक से। यानी सिंपल है भाई, आपका जो भी डेटा आपने निकाला वो कितने टाइम का निकाला, उसको डिवाइड कर दो टोटल टाइम से, तो आपको एक दिन का निकल आएगा, और 365 से मल्टीप्लाई करके आपको एक साल का निकल आएगा। आओ इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। आओ पढ़ो मेरे साथ साथ। कह रहा है ए बी सी लिमिटेड इज हैविंग 400 वर्कर, कितने हैं, 400 वर्कर काम करते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। याद रखना ये साल की शुरुआत की बात कर रहा है, साल में सर 400 लोग काम करते हैं, एंड 500 एट द एंड ऑफ द ईयर, और 500 जो लोग हैं वो साल के आखिरी में हैं। ड्यूरिंग द ईयर 20 वर्कर डिस्चार्ज, कह रहा है कि 20 वर्कर जो है चले गए, और 15 वर्कर लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, 20 वर्कर में डिस्चार्ज हमने निकाल दिया, और 15 वर्कर अपनी मर्जी से छोड़ के चले गए। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज रिक्रूटेड 65 वर्कर, यानी कि नए लोग आए 65, आउट ऑफ दीज 18 वर रिक्रूटेड इन द वैकेंसी ऑफ दोज लिविंग वाइल द रेस्ट वर एंगेज फॉर एक्सपेंशन सीम। मतलब कह रहा है कि इसमें से कह रहा है 18 तो ऐसे हैं जो चले गए थे ना, उनको रिप्लेस करा है, उनको क्या करा है सर, रिप्लेस करा है। और बाकी जो है कितने हैं बताओ, बाकी 65 माइनस 18, बाकी सारे न्यू ज्वाइनिंग है 47, यानी नए काम के लिए, ये मेरे न्यू वर्क के लिए है। बात समझ आई, ठीक है सर। फिर कह रहा है व्हाट इज द लेबर टर्नओवर रेट अंडर सेपरेशन
रिप्लेसमेंट एंड फ्लक्स मेथड, हमें तीनों मेथड के अंदर लेबर टर्नओवर रेट निकाल के दिखाना है। आओ निकाल देते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि सर देखो तीन मेथड है, सेपरेशन, रिप्लेसमेंट और फ्लक्स। तो पहले मैं बात करता हूं सेपरेशन, कितने लोग छोड़ के चले गए। सर 20 लोग जो है, 20 लोग जो थे उनको हमने निकाला और 15 लोग अपने आप से छोड़ के चले गए, तो कितना सेपरेशन हो गया सर, सेपरेशन हो गया 35। रिप्लेसमेंट, ठीक है, अब याद रखना रिप्लेसमेंट और न्यू ज्वाइनिंग में फर्क है। न्यू ज्वाइनिंग कितने हैं सर, न्यू ज्वाइनिंग है हमारे टोटल, रिप्लेसमेंट है हमारे टोटल कितने हैं 65। टोटल कितने हैं सर 65। ठीक है, आओ जरा सबसे पहले बात करते हैं सर सेपरेशन मेथड की, कितने लोग छोड़ के चले गए। तो कैसे निकलेगा सर, सबसे पहले तो एवरेज लेबर निकालो। एवरेज लेबर कैसे निकालोगे कि शुरू में कितने थे 400, बाद में कितने हो गए 500, तो कितने हो गए सर टोटल 900। 900 का एवरेज यानी डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आएगा 450। और कितने लोग हमें छोड़ के चले गए साल में से 35, यानी 450 एवरेज में से 35 लोग लगभग हमें छोड़ के चले जाते हैं। तो हमारा सेपरेशन रेट जो है वो है 7.78, यानी कि अगर मेरे 100 इंप्लॉइज में रहते हैं एवरेजली, जिसमें से 7.78% यानी लगभग 8 इंप्लॉय हमें साल भर में छोड़ के चले जाते हैं। अब आगे चलते हैं रिप्लेसमेंट मेथड पे। रिप्लेसमेंट मतलब कितने हमारे नए लोग आए। तो नए लोग सर दो तरीके से आए, एक तो आए हमारे रिप्लेस करके और दूसरे आए न्यू। लेकिन आए नए कितने सर, नए तो टोटल 65 ही आए, नए तो टोटल 65 आए। तो 450 हुए एवरेज और डिवाइडेड बाय ये रहा 65, तो कितना आया 14.44। यानी कि सर इसका मतलब है अगर मेरे एवरेज इंप्लॉय 100 रहते हैं तो 14.44 नए आ रहे हैं, यानी जा कितने रहे हैं लगभग 8 जा रहे हैं और लगभग 15 नए आ रहे हैं। ऐसे काम चल रहा है। फ्लक्स मेथड में क्या है, दोनों को जोड़ दो, 35 प्लस 65 डिवाइड बाय 420, तो टोटल कितना हो गया सर 22.22। ठीक है, चल अच्छा एवरेज फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड में भी दो है, एक तो फ्लक्स मेथड हमारा नॉर्मल है और दूसरा एवरेज फ्लक्स मेथड। जो हमारा ये है 60 और 35, इनका क्या कर दो सर, इनका कर दो एवरेज, फिर करो, फिर डिवाइड करो 450 से, तो ये आ गया 11.11। ठीक है, चलो आगे पढ़ो जरा। अज्यूम डेटा इज फॉर 4 मंथ, कह रहा मान के चलो, लिखा है क्या इसमें आगे, नहीं नहीं लिखा। कह रहा मान लेते हैं डेटा जो है वो 4 महीने का है, यानी ये जो हमें साल भर का डेटा था हम मान लेते हैं 4 महीने का है। तो कैलकुलेट इक्विवेलेंट एनुअल रेट। तो इक्विवेलेंट एनुअल रेट कैसे निकलेगा सर, ये 7.74 कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए, डिवाइड कर दूंगा तो 1 महीने का निकलेगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 मंथ से तो क्या आ जाएगा ये 1 साल का। ये कब, ये तब सब जब हमने अज्यूम करा है कि ये डेटा कितने साल का है, ये डेटा है हमारा 4 महीने का। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन में पहले से ही 12 महीने का दिया है। फिर ऐसे ही हमने ये करा, ऐसे हमने ये करा। ये बताओ बात समझ आई। याद रखना फ्लक्स मेथड में दो है, एक तो नॉर्मल है हमारा और दूसरा एवरेज फ्लक्स है, एवरेज। तो एवरेज में आप क्या करोगे, जो रिप्लेसमेंट है और जो सेपरेशन है उन दोनों को ऐड कर दोगे। ठीक है, आओ जरा क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मेरे साथ साथ पढ़ना। कह रहा है द अकाउंटेंट ऑफ वाई लिमिटेड हैज कंप्यूटेड एम्प्लॉय टर्नओवर रेट। कह रहा है एम्प्लॉय टर्नओवर रेट निकाल दिया फॉर द क्वार्टर, याद रखना ये क्वार्टर एंडेड है यानी कि 3 महीने का है, 31 मार्च 2023 की बात कर रहा है। जो उसने निकाला 10, 5 और 3% रिस्पेक्टिवली अंडर फ्लक्स मेथड, यानी पहला वाला फ्लक्स मेथड है, दूसरा वाला रिप्लेसमेंट मेथड है और तीसरा वाला सेपरेशन मेथड है रिस्पेक्टिवली। इफ द नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस ड्यूरिंग द क्वार्टर, कह रहा है नंबर ऑफ वर्कर हमारे कितने रिप्लेस हुए हैं टोटल 30। फाइंड आउट द नंबर ऑफ वर्कर फॉर द क्वार्टर, हमें ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ वर्कर कितने थे क्वार्टर में। पहले कह रहा है रिक्रूट एंड ज्वाइन, कितने रिक्रूट हुए और ज्वाइन हुए, एंड लेफ्ट एंड डिस्चार्ज कितने चले गए, इक्विवेलेंट इंप्लॉय टर्नओवर रेट फॉर द ईयर, यानी साल में कन्वर्ट कर दो, कॉजेज ऑफ इंप्लॉय टर्नओवर, द रीजन फॉर इंप्लॉय, अच्छा ये अलग आ गया। ठीक है, चल तो ये तो अलग है, यहां तक ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आओ जरा हमें करके दिखाना है इसमें, यानी इस बार इसने उल्टा क्वेश्चन पूछा, परसेंटेज दे रखा है, लेबर पूछ रहा है कितना है। तो सर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है फ्लक्स, रिप्लेसमेंट और सेपरेशन। अब नंबर ऑफ वर्कर जो रिप्लेस हुए हैं वो क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस कितने हुए हैं 30। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा सर, इससे मुझे मिल जाएगा सेपरेशन रेट। तो सेपरेशन रेट कैसे निकलता है सर, बड़ा सिंपल है, सेपरेशन या रिप्लेसमेंट, सेपरेशन या रिप्लेसमेंट कैसे निकलता है, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस, तो रिप्लेसमेंट वाले हैं, ठीक है, सेपरेशन मैंने गलत बोल दिया, रिप्लेसमेंट वाले हैं। तो रिप्लेसमेंट कैसे निकलता है सर, ये निकलता है हमारा नंबर ऑफ रिप्लेस इंप्लॉय ड्यूरिंग द ईयर डिवाइड बाय एवरेज।
अब ये कितना प्रतिशत दे रखा है सर, ये 5% दे रखा है। ये है सर 30, एवरेज वर्कर पता नहीं है, मैं यहां से इसको इधर डिवाइड कर दूंगा 5% को 30 से, तो मेरे एवरेज वर्कर कितने आ गए सर, मेरे एवरेज वर्कर आ गए 30, सॉरी 600, कितने आ गए 600, ठीक है चलो। अच्छा अगली बात करते हैं सर सेपरेशन की। सेपरेशन की परसेंटेज दे रखी है उसमें 3%, कितने दे रखी है 3%। नंबर ऑफ इंप्लॉय सेपरेटेड मुझे नहीं पता, लेकिन एवरेज तो पता है, तो इसको यहां से डिवाइड करूंगा तो मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ इंप्लॉय सेपरेटेड मिल जाएंगे, यानी लेफ्ट एंड डिस्चार्ज वाले मुझे मिल जाएंगे। उसके बाद उसने पूछा है आगे क्या, फ्लक्स मेथड। तो फ्लक्स मेथड की बात करते हैं। फ्लक्स मेथड होता है सर नंबर ऑफ इंप्लॉय सेपरेशन, रिप्लेसमेंट एंड असेशन, तीनों आते हैं, ठीक है। चलो अब देखो उसने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, तो जरा हमें निकालना क्या है सर, हमें निकालना है, बात समझो कि हमारा जो फ्लक्स मेथड है उसको हमने यूज करा। अब जरा फ्लक्स मेथड में समझो क्या आता है सर, फ्लक्स मेथड में आता है मेरा जितना सेपरेशन हुआ, जितना रिप्लेसमेंट हुआ, उसके साथ साथ असेशन वाले भी आते हैं। कौन से, असेशन वाले, यानी हमारे पास जो होते हैं इंप्लॉई वो 3 तरीके से होते हैं। कितने तरीके से सर, 3 तरीके से। एक तो होता है सर रिप्लेस वाला, जिसके लिए मुझे रिप्लेसमेंट मेथड चाहिए। रिप्लेसमेंट में क्या होता है सर, ये हमारे पास इंप्लॉय था, ये हमें छोड़ के चला गया, इसकी जगह हमने दूसरे को भर लिया। क्या मैंने यहाँ पे कोई नई पोस्ट क्रिएट करी या कोई नया इंप्लॉय के लिए कोई और जगह रखी, नहीं सर, जगह तो वही थी, बस मैंने रीफिल करी है, एक गया तो दूसरा आ गया। जैसे पेन की रिफिल हम लगा लेते हैं तो उसके लिए पेन तो नया नहीं खरीदते, सेम हमने इंप्लॉय एक चला गया उसकी जगह दूसरे को रख लिया, ठीक है। उसके बाद एक आता है सर असेशन। क्या आता है, असेशन। असेशन का मतलब क्या है सर, असेशन का मतलब है कि यहां पे ये इंप्लॉय पहले काम कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यहां पे एक और नई पोजीशन की जरूरत है जो पहले नहीं थी। ये हो गई मेरी न्यू पोजीशन, ये पहले नहीं थी, ये मैंने अभी क्रिएट करी है। तो ये जो न्यू पोजीशन है, नया जो मैंने पोजीशन क्रिएट करी, इस पे जो मैं इंप्लॉय को रखूंगा, इस पे जो मैं इंप्लॉय को रखूंगा तो वो कहलाएगा मेरा असेशन, वो कहलाएगा मेरा असेशन। अब यहां पे ध्यान ये रखना, ध्यान ये रखना कि जब हम फ्लक्स मेथड की बात करते हैं तो मैं आपको कहता हूं कि क्या रखना है आपको, रिप्लेसमेंट प्लस सेपरेशन, कि कितने लोग रिप्लेस हुए और कितने सेपरेट हुए, प्लस यहाँ पे असेशन वाले भी लोग आते हैं। कौन से, जो नई ज्वाइनिंग है वो भी आते हैं, जो नई ज्वाइनिंग है वो भी आते हैं, ठीक है। तो फ्लक्स मेथड में याद रखना ये तीनों आते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास रिप्लेसमेंट तो मुझे कौन सा मिल गया, रिप्लेसमेंट वाले मेथड से निकाल के, ठीक है। देखो ये रहा, ये वाला रिप्लेसमेंट वाला तो मुझे 30 इंप्लॉय पहले ही गिवन थे, ठीक है। फिर सेपरेशन वाला मैंने निकाल लिया था, यहाँ पे कितने 18 इंप्लॉइज सर। उसके बाद अब फ्लक्स मेथड से, फ्लक्स मेथड से मुझे क्या निकालना है सर, सेपरेशन, रिप्लेसमेंट प्लस एसेशन। अब जरा बात समझो, सेपरेशन मुझे पता चल गया, रिप्लेसमेंट मुझे पता चल गया, पर असेशन मुझे पता नहीं है। बाकी मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन है। तो असेशन कितने हो गए सर, असेशन हो गए 12। मतलब ये हुआ सर, मतलब ये हुआ जो मेरी टोटल जो ज्वाइनिंग होगी उसमें से 12 जो है वो नए वाले हैं, 12 जो है वो नए वाले हैं, ठीक है। चलो अब जरा समझो टोटल नंबर ऑफ वर्कर ज्वाइन, तो कितने नंबर ऑफ वर्कर ने ज्वाइन करा, याद रखना नंबर ऑफ रिक्रूटेड एंड ज्वाइन। देखो 30 तो मेरे क्या है रिप्लेसमेंट वाले हैं और 12 नई पोस्ट वाले हैं, यानी रिप्लेसमेंट प्लस असेशन, तो कुल मिला के नए लोग कितने आए, नए लोग आए 42, 42। फिर इक्विवेलेंट इंप्लॉय टर्नओवर रेट वो कह रहा था, कैसे निकालोगे सर, सिंपल है, ये डेटा आपको 3 महीने का गिवन है, 3%, 5%, 10%, तो 3 महीने से डिवाइड करो और साल का निकालने के लिए 12 मंथ से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तीनों सेपरेशन, रिप्लेसमेंट और फ्लक्स, इन तीनों का ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो जी, हेलो सर, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। पढ़ो जरा, बढ़िया क्वेश्चन है। द मैनेजमेंट ऑफ BR लिमिटेड इज वरीड अबाउट देयर इंक्रीजिंग एम्प्लॉय टर्नओवर। कह रहा है एम्प्लॉय हमें छोड़ के चला जाता है, दोबारा नया रखना पड़ता है, बड़ी दिक्कत होती है सर, इससे जुड़ी भी बहुत सारी कॉस्ट लग जाती है, तो वो चिंता में है इन द फैक्ट्री। एंड बिफोर एनालाइजिंग द कॉज एंड टेकिंग रेमिडियल स्टेप, कह रहा है कि क्यों हो रहा है, एम्प्लॉय क्यों छोड़ के जा रहे हैं और उसके अगेंस्ट रेमिडियल स्टेप्स भी लेने हैं। It wants to have an idea of profit foregone as a result of employee turnover in the last year. यानी एम्प्लॉय के छोड़ के जाने की वजह से
इंप्लॉय के छोड़ के जाने की वजह से क्या होता है सर, इंप्लॉय के छोड़ के जाने की वजह से बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। वो कितना खर्चा हुआ वो कह रहा है पिछले साल, ये हमें पता करना है। सबसे पहले कह रहा है सेल्स दे रखी है 83,03,300 और पीवी रेशियो है 20%। क्या आपको पता है पीवी रेशियो क्या होता है? बिल्कुल सर, पीवी रेशियो होता है सर हमारा कंट्रीब्यूशन की रेशियो। ये होता है सर मेरा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। इससे मुझे कंट्रीब्यूशन मिल जाता है। और कंट्रीब्यूशन क्या होता है सर? कंट्रीब्यूशन होता है सिंपल मेरा सेल्स माइनस मेरी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ठीक है सर। फिर कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्क बाय द डायरेक्ट एम्प्लॉय फोर्स वाज 4.5 लाख, यानी पिछले साल 4,45,000 4,45,000 घंटे एम्प्लॉय डायरेक्ट एम्प्लॉय ने काम करा। एक्चुअल डायरेक्ट एम्प्लॉय आवर्स इंक्लूडेड 30,000 आवर्स एट्रीब्यूटेबल टू द न्यू ट्रेनिंग न्यू रिक्रूट्स। ये कह रहा है कि इसमें से 30,000 घंटे ऐसे हैं जहां पे जो हमें नए लोगों को रखा उनको हमें ट्रेनिंग देनी पड़ी। आउट ऑफ विच हाफ ऑफ द आवर्स वर अनप्रोडक्टिव, जिसमें से आधे घंटे जो है मतलब 30,000 का आधा हो गया 15,000, ये अनप्रोडक्टिव था, ट्रेनिंग देने में निकल गया। और बाकी ये 15,000 ट्रेनिंग के साथ साथ वो काम भी कर रहे थे। As a result of the delay by personnel department in filling vacancy due to employee turnover, 1 लाख पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स एक्सक्लूडिंग अनप्रोडक्टिव आवर्स जो हमारे अभी दे रखे थे वर लॉस्ट। यानी कह रहा है इसकी वजह से जो एचआर था हमारा ढंग से हायर नहीं कर पाया, लेट कर दिया। 1 लाख घंटे जो हम काम करवा सकते थे, हमारे पास लोग ही नहीं थे, तो वो हमारे बेकार चले गए। फिर कह रहा था कॉस्ट इनकर्ड consequent on employee turnover revealed on analysis following। कह रहा है सेटलमेंट कॉस्ट, यानी जो एम्प्लॉय चले गए उनकी सेटलमेंट कॉस्ट हमें देनी पड़ी, जो नए रखे उनकी रिक्रूटमेंट कॉस्ट हमें इतनी लगी, सिलेक्शन की कॉस्ट इतनी लगी, ट्रेनिंग की कॉस्ट हमें इतनी लगी। Assuming that the potential production lost as a consequences of employee turnover could have been sold at prevailing prices। कह रहा है कि जो हमारा लॉस हुआ 1 लाख घंटे में जितने यूनिट बन सकते थे वो नहीं बन पाए, वो हम बेच देते जो भी हमारे प्राइसेस पे बिक जाते। यानी कहने का मतलब यह एम्प्लॉय था नहीं तो यूनिट्स बने नहीं, बने नहीं तो बिके नहीं। एम्प्लॉय होता तो 1 लाख घंटे के अंदर वो यूनिट्स बनाता, जितने भी बनते वो मार्केट में बिकते, जिससे मैं क्या कमाता सर? उससे मैं कमाता प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं, उससे मैं कमाता कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या कमाता? कॉन्ट्रीब्यूशन। फिर कह रहा है कि हमसे अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय टर्नओवर फाइंड द प्रॉफिट फॉर कौन, कितना हमारा लॉस हो गया या प्रॉफिट हम नहीं कमा पाए। आओ जरा देखो मेरे साथ साथ, हमारी सेल्स क्वेश्चन में कितनी गिवन है सर? सर क्वेश्चन में हमारी सेल्स जो है वो गिवन है ये 83,03,300। पीवी रेशियो है सर 20%, मतलब कंट्रीब्यूशन हो गया मेरा 16,60,600 का। अब कह रहा है एक्चुअल में हमारे घंटे कितने थे सर? एक्चुअल घंटे थे हमारे 4,45,000, जिसमें से 30,000 घंटे तो ट्रेनिंग में निकल गए, बाकी बचे हमारे ये क्या हो गए सर? प्रोडक्टिव। इसमें सारा काम हुआ। अब इस 30,000 में से 15,000 घंटे अनप्रोडक्टिव है, यानी जहां हम ट्रेनिंग दे रहे थे पर वो कोई काम नहीं कर रहे थे। बाकी 15,000 घंटे ऐसे हैं जहां पे काम कर रहे थे, साथ साथ ट्रेनिंग भी हो रही थी। 1 लाख घंटे हमारे बच सकते थे या मैं इसमें काम करवा सकता था, लेकिन मेरे पास क्या थे? पोटेंशियल प्रोडक्टिव हमारा था, लेकिन मेरे पास एम्प्लॉय ही नहीं थे, तो ये मेरे अनप्रोडक्टिव में चले गए। फिर कह रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ प्रोडक्शन आवर्स, तो कितने घंटे में काम हुआ सर? 4,45,000 घंटे आपके थे, ठीक है, ये वाले 15,000 आपके क्या हो गए? 15,000 सर आपके ट्रेनिंग में निकल गए, तो प्रोडक्टिव आवर जो आपके हुए, एक्चुअल में प्रोडक्टिव आवर जो हुए वो हुए आपके 4,30,000। अब कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर आवर, 1 घंटे में मैं कितना कंट्रीब्यूशन कमाता? भाई मेरी सेल है इतनी, 20% पीवी रेशियो, तो मेरा कंट्रीब्यूशन इतना आ गया। अब ये कंट्रीब्यूशन मैंने कमाया इतने घंटे में काम करवा के, 16,60,660 का कंट्रीब्यूशन हुआ जब मेरे एम्प्लॉय या वर्कर ने 4,30,000 घंटे काम करा। तो 1 घंटे में मुझे कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है सर? 3.862। कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है सर? 3 रुपए 862 पैसे। फिर कह रहा है लॉस ड्यू टू प्रोडक्टिव आवर्स, मेरा अनप्रोडक्टिव आवर्स, अनप्रोडक्टिव आवर्स में कितना नुकसान हुआ सर? एक तो ट्रेनिंग के टाइम पे 15,000 घंटे गए, हम फिल नहीं कर पाए, लोगों को रख नहीं पाए, तो 1,000 घंटे वो गए। तो कुल मिला के मेरे अनप्रोडक्टिव आवर्स, यानी इस घंटे में जो मैं काम करवा सकता वो कितने नहीं करवा पाया? 1,15,000 घंटे साल के मेरे बर्बाद हो गए। अब इस 1,15,000 घंटे अगर ये मेरे बर्बाद ना होते, मैं यहाँ पे लोगों को रखता और काम कराता, तो 1 घंटे में एक एम्प्लॉय 3.8
62 मुझे कमा के देता कंट्रीब्यूशन। तो 1,15,000 घंटे में मैं कितना कमा पाता? 4,44,130 कमा पाता। अब मेरा प्रॉफिट कितना चला गया सर? एक तो ये 4,44,130 जो मैं कमा नहीं पाया, सेटलमेंट कॉस्ट मेरी इतनी हो गई, रिक्रूटमेंट कॉस्ट मेरी इतनी हुई, सिलेक्शन कॉस्ट मेरी इतनी हुई, ये क्वेश्चन में गिवन है, और ट्रेनिंग कॉस्ट इतनी हुई। यानी पिछले साल एम्प्लॉय टर्नओवर की वजह से मुझे सिंपल सिंपल 5,57,930 का नुकसान हो गया। ये नुकसान नहीं कह सकते, आप कह सकते हो ये मेरा बच जाता या ये मैं कमा लेता। इतना तो मैं बेच के कमा लेता, इतना मेरी जेब से जाता ही नहीं, तो इतना मुझे अल्टीमेटली क्या होता? बेनिफिट होता। तो ये मेरा प्रॉफिट था जो मैं कमाता, लेकिन इंप्लॉय टर्नओवर की वजह से नहीं कमा पाया। ठीक है, चलो आगे आते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 11, डायरेक्ट एक्सपेंस। लेबर खत्म हो गया हमारा, डायरेक्ट एक्सपेंस पे आते हैं, फिर हमें क्वेश्चंस भी करने हैं वैसे तो। आओ जरा, कह रहा है कि एक्सपेंस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर के अलावा जो हमारे डायरेक्ट खर्चे होते हैं वो होते हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस, which are incurred to manufacture a product or for provision of services and can be, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, can be directly attributable, जो कि डायरेक्टली हम कह सकते हैं इसी के लिए हुए हैं, इस प्रोडक्ट या इस सर्विस के लिए हुए हैं। इन इकोनॉमिकली, यानी कि इसको आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो या सही तरीके से खर्चा हुआ है, और पॉसिबल है यानी कि फीजिबल है, फीजिबल मैनर टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब आपकी फिनिश गुड्स या सर्विसेज की बात कर रहा है। तो वो मेरा कौन सा होता है सर? वो होता है मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस। इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। आओ वो पढ़ते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन है, फटाफट से हो जाएगा। ठीक है, वैसे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस ये थे, मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में भी, रॉयल्टी पेड, पेबल फॉर प्रोडक्शन, हायर चार्जेस, अच्छा याद रखना हायर चार्जेस स्पेसिफिक इक्विपमेंट के होने चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सर्विस स्पेसिफिक डिजाइन एंड ड्राइंग्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सर्विस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, अदर एक्सपेंस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, कह रहे ये जो लिस्ट है ये एग्जॉस्टिव है, नॉट एग्जॉस्टिव है, मतलब इसके अलावा और भी कोई डायरेक्ट एक्सपेंस इसमें आ सकते हैं। एनी अदर एक्सपेंस विच आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्शन और सर्विस आल्सो इंक्लूडेड इन द डायरेक्ट एक्सपेंस। अब ट्रीटमेंट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस आपको पता ही है, ये आपका प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनता है। आओ क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। उसके बाद क्या करना है सर? उसके बाद एग्जामिनेशन क्वेश्चन करने हैं। कह रहे हैं कि आदित्य लिमिटेड इज एन इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ड्यूरिंग कंपनी प्रोड्यूसिंग जॉब ऑर्डर। हम जॉब पे काम, ऑर्डर पे जॉब करते हैं, काम करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिकेशन गिवन बाय द कस्टमर, मतलब कस्टमाइज गुड्स बनाते हैं, जैसा कस्टमर कहता है वैसे हम बना देंगे। ड्यूरिंग द लास्ट मंथ इट हैज कंप्लीटेड 3 जॉब, कह रहे 3 काम करे, ए बी सी। द फॉलोइंग आर द लिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट मटेरियल। कह रहे डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट एम्प्लॉय के अलावा ये सारे खर्चे हमारे हुए। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, क्या डायरेक्ट है? नहीं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं आता। प्रोडक्शन ब्लूप्रिंट कॉस्ट फॉर जॉब ए, सर स्पेसिफिक जॉब ए के लिए हमने प्रोडक्शन का कोई ब्लूप्रिंट लिया है, बिल्कुल सर ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट आएगा। हायर चार्जेस पेड फॉर मशीनरी यूज फॉर जॉब बी, सिर्फ जॉब बी के लिए यूज हो रहा है, स्पेसिफिकली डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। उसके अलावा सैलरी टू ऑफिस अटेंडेंट, ऑफिस अटेंडेंट को सैलरी दे रहे हैं सर 50,000 रुपए, क्या ये डायरेक्ट एक्सपेंस है? नहीं सर। वन टाइम लाइसेंस फीस पेड फॉर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर खरीदा हमने स्पेसिफिक, यूज टू मेक कंप्यूटराइज ग्राफिक, जॉब सी के लिए, क्या ये डायरेक्ट एक्सपेंस है? हाँ ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। सैलरी पेड टू मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर को सैलरी पे करना है, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, हमें डायरेक्ट एक्सपेंस निकालना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आओ जरा देखो, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस ए बी सी, जो ए के लिए ब्लूप्रिंट खरीदा वो उसके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है। हायर चार्जेस बी के लिए वो 40,000 इसका है। वन टाइम लाइसेंस फीस जो इसकी है 50,000 वो इसका है। तो कुल मिला के मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस ये आ गए, काम खत्म, और कुछ है ही नहीं। ठीक है, पॉइंट्स टू रिमेंबर, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन, याद करो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट प्रोडक्शन वाला ये मेरी स्पेशल आइटम होती थी, कहा जाता था कॉस्ट शीट में, और अगर वो जर्नल है तो वो मेरा जर्नल ऑफिस एंड एडमिन में आता था। सैलरी टू ऑफिस अटेंडेंट इज ऑल्सो जर्नल ऑफिस एडमिन ओवरहेड्स। ठीक है, ठीक है सर, ये तो हमें पता है, अच्छी बात है। फिर कह रहा है आगे, सैलरी पेड टू मार्केटिंग मैनेजर, ये किसका पार्ट होता है सर? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होता है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता है। चल
तो यहां चल के मेरे सारे जो क्वेश्चंस थे वो खत्म हो जाते हैं। कौन से? जो मेरे नॉर्मल बुक के क्वेश्चन थे वो सारे खत्म हो जाते हैं। हमारा लेबर का चैप्टर खत्म हो गया है। अब हमें क्या करना है सर? अब पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन की हमें रिवीजन करनी है कि उसमें हमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे हमें उसको सॉल्व करना है। ठीक है, चल आओ।